organisms reproduce? तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर न्यू चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि ये एक फैमिली की फोटो है, ये बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में कैसे आए, आप इस दुनिया में कैसे आए? तो उनके मम्मी पापा ने उनको जन्म दिया होगा, ठीक बात है। उनके मम्मी पापा कहां से आए? अपने मम्मी पापा से। जैसे उनके पापा को उनके पापा ने और उनकी मम्मी ने जन्म दिया होगा। तो जो इंसान होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। इनफैक्ट इंसान ही नहीं, बाकी जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। आप देखें, हाथी का जानवर है, कुछ डॉग्स के जानवर हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चे पैदा करने का, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। साइंटिफिकली हम रिप्रोडक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच a living organism produces more living organisms of its own kind। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। जैसे इस हाथी ने एक दूसरा हाथी बनाया ऑफ इट्स ओन काइंड, और अपने ही तरीके का। ऑब्वियसली हाथी एक दूसरा छोटा हाथी बनाता है, डॉग एक दूसरा छोटा डॉग बनाता है। तो दैट्स वाई ऑफ इट्स ओन काइंड। बहुत सारे लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। वैसे रिप्रोडक्शन भी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हालांकि इन प्रोसेसेस में और रिप्रोडक्शन में एक बेसिक स्लाइड सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नेसेसरी टू लिव, ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। न्यूट्रिशन, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। रेस्पिरेशन, सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। एक्सक्रीशन, अगर वो एक्सक्रीट नहीं करेगा तो भी मर जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन के साथ ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो भी वो नॉर्मल तरीके से जिंदा रह सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा नहीं करते, तब भी वो नॉर्मल जीवन जीते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, जैसे कि ये प्रोसेस जरूरी है। तो अब सवाल पैदा उठता है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? अगर जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आंसर बहुत सिंपल सा है, टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया जाए तो अर्थ पे जीवन ही खत्म हो जाएगा। और आप सोचो, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अगर ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना बंद कर दें तो जब वो मर जाएंगे तो अर्थ पे ह्यूमन बींग्स नहीं बचेंगे। वैसे ही अगर बाकी जानवर भी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना बंद कर दें, जब वो मर जाएंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ से। इसलिए अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो इसीलिए सारे ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो, कोई भी हो। डिफरेंट ऑर्गेनिम्स में रिप्रोडक्शन जो है वो दो डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ये दोनों क्या होते हैं अभी हम ब्रीफली देखेंगे, बाद में और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल की थोड़ी बात करते हैं। आप कहां से आए? अपने मॉम से और अपने डैड से, ठीक है। तो आपके दो पेरेंट्स हैं, एक मॉम और एक डैड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑफ स्प्रिंग के दो पेरेंट्स होते हैं। मतलब दो ऑर्गेनिम्स मिलके एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स। एक ही पेरेंट होता है हर ऑफस्प्रिंग का। सेक्सुअल में क्या होता है, दो ऑर्गेनिम्स मिलके एक ऑर्गेनिम्स नया पैदा करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिम्स अकेला ही ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। कुछ ऑर्गेनिम्स सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ एसेक्सुअल तरीके से। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, सेक्सुअल तरीके के एग्जांपल है ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स।
या और भी जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे जेब्रा, टाइगर, लॉयन, कैट, ठीक है, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब सेक्सुअल तरीका यूज करते हैं। ये एसेक्सुअल तरीका कौन यूज करता है? सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिम्स। जो सिंपल या छोटे जीव जंतु होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स, वो एसेक्सुअल वाला तरीका यूज करते हैं। एक्चुअली एसेक्सुअल वाला तरीका कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए सिंपल ऑर्गेनिम्स को यूज करते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। और सेक्सुअल वाला तरीका जो है वो कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए वो बड़े ऑर्गेनिम्स द्वारा यूज किया जाता है। और फिर कुछ सिंपल प्लांट्स भी होते हैं जो एसेक्सुअल वाला तरीका यूज करते हैं। इन दोनों तरीकों में और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे समझेंगे। अभी हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको जान के हैरानी हो सकती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत तरीके का होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अटैक करेंगे बाइनरी फ्यूजन पे। बाइनरी फ्यूजन, अमीबा। अमीबा नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर भी बोलते हैं इसको, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। पढ़ा होगा इसके बारे में आपने। बहुत ही छोटा होता है, एक ही सेल होता ही है इसमें, तो बहुत छोटा होना ही है। ये जो अमीबा होता है ये इस प्रोसेस को यूज करता है। अब देखिए, ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये उसका साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड भरा होता है अंदर उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। तो ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है, बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, ये जो अमीबा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है देखते हैं जरा। अमीबा है यहां पे फुल्ली ग्रोन, खा पी के मस्त बड़ा हो चुका है ये अमीबा, एक ही सेल होता है इसमें। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखिए अब इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, यहां पे न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इनका साइटोप्लाज्म है अंदर का वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और डिवाइड हुआ, यहां पे बिल्कुल डिवाइड हो सा ही गया है और फाइनली पूरी तरह से अलग हो गया। तो आप देखें, एक अमीबा था हमारे पास, वो टूट के फाइनली दो अमीबा बना देता है। इसको, इन दोनों को बोलते हैं डॉटर अमीबाई। अमीबाई जो होता है अमीबा का पोलर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि एक अमीबा टूट के दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसको लिख भी सकते हैं हम, व्हेन अमीबा इज फुल्ली ग्रोन इट डिवाइड्स, ठीक बात है। फर्स्टली न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या है। बाइनरी का मतलब होता है टू और फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रोसेस का नाम बाइनरी डिवीजन क्यों रखा गया। तो बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म्स। अमीबा के अलावा जो ऑर्गेनिज्म्स ये प्रोसेस यूज करते हैं वो है पैरामेसियम, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लुस्मानिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये सब जो होते हैं वो यूनिसेलुलर है। सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जैसे अमीबा और लुस्मानिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लुस्मानिया जो है वो ब्लैक अजार नाम की बीमारी फैलाता है। आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा। यह अमीबा का स्ट्रक्चर है और यह है लुस्मानिया का स्ट्रक्चर। तो अमीबा का कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, यह आपने पहले ही पढ़ा होगा, नो डिफाइंड स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। आपको उसके शेप में कोई सिमेट्री नहीं दिख रही होगी। लेकिन लुस्मानिया जो है, आप देखिए उसका से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल डिफाइंड शेप है, इसकी एक पूंछ टाइप की चीज है। तो आप शायद बहुत इजीली समझ पाएंगे कि जब ये अमीबा डिवाइड होता है तो इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी लाइन के लॉन्ग डिवाइड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है, क्या लगता है आपको, ये कैसे डिवाइड होता होगा? क्या ये ऐसे डिवाइड होता होगा, लगता है आपको? नहीं, ऐसे डिवाइड नहीं होता है। ये इस तरह से कुछ डिवाइड होता है, ठीक है, इस तरह से सिमेट्रिकली। तो कुछ
ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप से ही डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन। नाम से आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, बाइनरी फ्यूजन जैसा ही होता है, बट नाम है मल्टीपल। इसमें एक ऑर्गेनिज्म कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है ये, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम में। जैसे आप देखें ये डायग्राम दिखा रहा है कि कैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। ये प्लाज्मोडियम है अंदर, जब ये डिवाइड होने वाला होता है तो उसके अराउंड एक कवर बन जाता है, उसके अराउंड एक कवर बन जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कवर बन जाता है। अंदर प्लाज्मोडियम है, जब वो डिवाइड होने वाला था तो एक कवर बन जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। डिवाइड होने के बाद वो कवर से बाहर निकल जाते हैं। तो पहले एक प्लाज्मोडियम थे, अब बहुत सारे। दिस इज मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैगमेंटेशन। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंगल सेल में नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। और मैं एग्जांपल दूं तो स्पाइरोगिरा इसमें होता है, स्पाइरोगिरा में। ठीक, ये उसका फोटो है। ये बेसिकली एक प्लांट होता है जो पानी में पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है उसका सी एनिमोनी। ये एक एनिमल है जो कि वाटर में पाया जाता है। ये प्लांट है और ये एनिमल। ये प्रोसेस होता कैसे है? स्पिरोगिरा का एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्पिरोगिरा है, तो क्या होता है, ये बीच से टूट जाता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो पार्ट है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। वैसे ये पार्ट भी डेवलप होकर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट ग्रोज इनटू टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म। सही है। अब कहीं ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि ये फ्रैगमेंटेशन जो है वो बाइनरी फ्यूजन के जैसा ही है? ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है और दो ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड हो जाता है। देखा जाए तो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है यहां पे, बट ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग है। बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो यूनिसेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और फ्रेगमेंटेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरा, बाइनरी फ्यूजन में जब ये ऑर्गेनिज्म, अमीबा था फॉर एग्जांपल, जब अमीबा टूटता है तो दो अमीबा बनते हैं और टूटते ही अपने आप में कंप्लीट अमीबा है, टूटते ही अपने आप में कंप्लीट अमीबा है। लेकिन यहां पर जब ये दो पार्ट में टूट रहा है तो ये पार्ट अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़े टाइम में ये ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। वैसे थोड़े टाइम में ये ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये दूसरा डिफरेंस हो गया इन दोनों प्रोसेस में। बडिंग, सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। ये जो बडिंग है वो सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हाइड्रा में और यीस्ट में। तो हम पहले थोड़ी हाइड्रा की बात करते हैं। ये आप देखें, ये हाइड्रा है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है ये। इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। अब देखें ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। जैसे आप यहां पे देखें, यहां पे जो सेल्स होंगे ना, इसमें यहां पे जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होके बहुत सारे नए सेल्स बनाते हैं, जिससे ये प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकलता है और फिर सेल डिवीजन से ये ग्रो करके अपना साइज बढ़ाता है। देखिए इसको बर्ड बोलते हैं, टेक्निकली इसको बर्ड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब सेल, ये बर्ड में जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते जाते हैं और नए सेल्स बनाते जाते हैं, जिससे बर्ड का साइज बढ़ता जाता है। और आप देखें ये ऑलमोस्ट एक नया हाइड्रा टाइप बन गया है यहां पे। जब ये ग्रो कर जाता है सफिशिएंट अमाउंट में तो यहां से कट हो जाता है। तो ये पुराना हाइड्रा तो रह ही जाता है हमारे पास और ये एक नया हाइड्रा बन गया। दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन हैपेंस इन हाइड्रा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। यीस्ट में भी ऐसे ही होता है। आप देखें ये यीस्ट है, बहुत छोटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए इसमें कैसे ये बर्ड डेवलप हो गया है और जब ये बर्ड बड़ा हो जाता है तो ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज रीजेनरेशन। सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में होता है ये, जैसे कि प्लानेरिया में और हाइड्रा में। बहुत ही अमेजिंग टाइप का मेथड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। जैसे अगर हम प्लानेरिया की बात करें, पहले प्लानेरिया की, तो समहाउ अगर इसकी बॉडी
छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, जैसे मान लो 3 पार्ट में कट जाता है, सपोज कैसे कट जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है कटने का, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसी कारण में ये 3 पार्ट में कट गया। तो अब ये जो पार्ट है आप देखें, ये डेवलप होके पूरा प्लैनेरिया बना लेगा, ये पार्ट भी डेवलप होकर पूरी बॉडी बना लेगा, ये पार्ट भी डेवलप होकर पूरी बॉडी बना लेगा। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। नाम से भी आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, रीजनरेशन। वैसे हाइड्रा का भी देख सकते हैं आप, जैसे ये हाइड्रा है, सपोज करो हमने इसको 2 पार्ट में काट दिया, या किसी भी एक्सीडेंट के कारण 2 पार्ट में कट गया ऐसे, तो ये पार्ट जो है वो ग्रो के एक हाइड्रा बना लेगा, ये पार्ट जो है वो ग्रो के एक हाइड्रा बना लेगा, फिर ये दोनों पार्ट जो है वो इंडिविजुअली ग्रो करेंगे और बड़ा हाइड्रा बनाएंगे। तो ये है रीजनरेशन। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, नॉट रियली अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दें आप, अगर सही मायने में देखा जाए तो रीजनरेशन जो है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। समझे आप, ये तो क्या है कि हाइड्रा अगर एक्सीडेंटली 2 पार्ट में कट जाता है तो वो नए हाइड्रास बना लेता है, ठीक। लेकिन अगर वो ना कटे तो एक्सीडेंटली कट गया ना यार, हमेशा कटेगा कोई जरूरी नहीं है, तो फिर तो नया हाइड्रा बनेगा ही नहीं और दुनिया से हाइड्रा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो स्ट्रिक्टली रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस तो एक्चुअली बडिंग से करता है, जो हमने पहले पढ़ा है। ये तो अलग बात हो गई कि हाइड्रा जब कट जाता है अगर किसी कारण से 2 पार्ट में या ज्यादा पार्ट्स में भी, तो वो हर पार्ट एक नया हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। स्ट्रिक्ट सेंस में रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। वही कहानी प्लैनेरिया के लिए भी है, वो तो एक्सीडेंटली कट गया यार, तो वो डेवलप हो गया नया प्लैनेरिया में, बट रिप्रोडक्शन का तो उसका एक और कोई अलग मेथड होता होगा। और सवाल है हाउ रीजनरेशन हैपेंस। आप देख सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि यार एक ऑर्गेनिज्म को काट दिया तो फिर वो रीग्रो कर गया, तो ये होता कैसे है। तो जैसे प्लैनेरिया की बात करते हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सपोज करें ये पार्ट 1 बोल रहे हैं उसके बॉडी का, इसको बोल रहे हैं पार्ट 2 उसके बॉडी का, और इसको बोल रहे हैं पार्ट 3 उसके बॉडी का। तो अब क्या होता है कि हर पार्ट में जो सेल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब इस पार्ट में जो सेल होंगे वो अलग टाइप के होंगे, इस पार्ट में जो सेल है वो अलग टाइप के होंगे, इस पार्ट में जो सेल है वो अलग टाइप के होंगे। लिख सकते हैं हम इसको, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ऑल पार्ट्स। अब हमने इसको काट दिया तो फर्स्ट पार्ट पे कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। सेल्स इन पार्ट 1 डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। अभी ये जो न्यू सेल्स बनते हैं ना वो वैसे होते हैं जैसे कि पार्ट 1 में थे। अब क्या होगा, अब ये जो नए सेल्स है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि वो वैसे सेल्स बनाएं जैसे पार्ट 2 या पार्ट 3 में थे। न्यू सेल्स चेंज देयर स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म पार्ट 2 एंड पार्ट 3। समझ में आ गई होगी आपको कहानी। इसमें जो सेल्स थे वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं, फिर वो नए सेल्स अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 बन सके, और उस तरह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही कहानी इसके लिए भी रिपीट होती है और इसके लिए भी रिपीट होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रीजनरेशन डज नॉट हैपन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि सपोज करो ये डॉग है, ये कॉम्प्लेक्स बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसको आपने बीच से काट दिया तो क्या ये वाला पार्ट एक नया कुत्ता बना लेगा और ये नया कुत्ता बना लेगा? बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि सिंपल ऑर्गेनिज्म में इतने ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। तो सपोज करो डॉग को आपने यहां पे काट दिया, तो डॉग का ब्रेन यहां पे है और सपोज करो उसका स्टमक यहां पे। तो अब आपने जब काट दिया तो ये जो स्टमक वाले सेल हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं स्टमक वाले, उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो ब्रेन जैसे सेल्स बना ले और कुत्ता डेवलप हो जाए। वैसे यहां पे ब्रेन के जो सेल्स होंगे
उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि वो स्टमक जैसे सेल्स बना के पूरा डॉग कंप्लीट कर सके। तो हम लिख सकते हैं cells in one cut part do not have the property to make cells of other organs, इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन नहीं होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स पढ़ रहे हैं। तो उसका अब अगला मोड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जैसा नाम से आपको लग रहा होगा, ये मोस्टली प्लांट्स में होता है। अब देखिए, नॉर्मली प्लांट्स को उगाने का तरीका क्या होता है? सीड्स, ठीक है। नॉर्मली हमें कोई प्लांट उगाना होता है तो उसका सीड लाके सॉइल में लगाते हैं, उस सीड से प्लांट उगता है। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको उगाने के लिए सीड्स की जरूरत नहीं होती है। उनके रूट्स के कटे हुए पार्ट्स या फ्रूट्स या स्टेम या लीव्स को अगर सॉइल में लगा दिया जाए तो उससे भी एक नया प्लांट उग जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मनी प्लांट आपने घर में जरूर लगाया होगा, ये सोच के कि आपके घर में बहुत मनी होगा। एनीवेज, तो ये मनी प्लांट कैसे उगाते हैं लोग? कई बार कहीं पे मनी प्लांट होता है, उसका एक स्टेम या डंडी तोड़ के ले आते हैं और उसको लगा देते हैं, धीरे धीरे ये एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। रोज के साथ भी आपने ऐसा किया होगा, रोज के प्लांट से एक स्टेम काट के हम सॉइल में लगा देते हैं तो एक नया रोज प्लांट उगाता है। पोटैटो, अगर कोई पोटैटो बहुत पुराना हो जाता है तो आपने देखा होगा उससे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं। इस पोटैटो को अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये बर्ड जो है वो नए पोटैटो प्लांट में ग्रो कर जाएगा। वैसे एक पेड़ होता है ब्रायोफाइलम, उसके लीव्स में ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स उगाते हैं, ठीक है, जो कि नए प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, जहां सीड के बिना ही हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट को थ्रू देयर रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम या लीव्स। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कोई बंजर टाइप की सी जमीन है, बारिश होने के बाद उसमें अच्छी खासी ग्रास उगाती है या कुछ प्लांट्स भी उगाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो क्या होता है कि ये जो बंजर सी जमीन आपको दिख रही है, इससे पुराने पेड़ों के या ग्रास के स्टेम्स पड़े रहते हैं इधर उधर, ठीक है, पुराने पेड़ या फिर ग्रास के स्टेम्स पड़े होते हैं। फिर जब बारिश होती है, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन आ जाता है और उस फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्टेम्स हैं वो ग्रो करके प्लांट या ग्रास बना लेते हैं। ये भी एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ये कुछ और प्लांट्स हैं जो इस तरह का प्रोसेस यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे सुगर केन हो गया, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन। अब देखिए आप यहां पर इस एग्जांपल में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो नेचुरल है, ठीक है, वो अपने आप हो रहा है, उसमें कोई आदमी नहीं करवा रहा है इसको। लेकिन आप देखिए मनी प्लांट का केस देखें या फिर रोज का केस के, इसमें स्टेम हम काट के लगा रहे हैं, इसमें भी स्टेम हम काट के लगा रहे हैं। तो यहां पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। तो जब हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं जब उसको, तो 3 तरीके से कर सकते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये तीनों तरीके क्या होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कटिंग का क्या मतलब होता है। कटिंग का मतलब बहुत सिंपल है, आप देखें ये एक प्लांट था हमारे पास, ठीक है, हमने ब्लेड से या किसी भी और चीज से उसकी एक स्टेम काट ली और इस स्टेम को मैंने दूसरे गमले में लगा दिया, और टाइम के साथ क्या होगा, ये पौधा भी बड़ा हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम एक स्टेम को काट के लगा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपको बताए भी हैं, मनी प्लांट हो गया, रोज हो गया, और भी एग्जाम्पल्स है सुगर केन एंड बनाना, राइट। अब बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें, देखिए यहां पे लेयरिंग की जा रही है। ये कोई बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, उसकी किसी ब्रांच को लेके हम ऐसे इस तरीके से सॉइल के अंदर से डिप कर देते हैं। उसके एक ब्रांच को हमने लिया, उसका एक पार्ट हमने सॉइल के अंदर घुसा दिया, ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट बाहर रखा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पार्ट है वो ग्रो कर जाएगा, ये जो पार्ट है वो ग्रो कर जाएगा, और ये जो पार्ट सॉइल के अंदर है, इसके रूट्स बन जाते हैं,
जब ऐसा हो जाए कुछ दिन बाद की रूट्स बन जाए तो आपको इसको यहां से काट दो। तो ये जो है ये अपने आप में एक पूरा नया प्लांट बन गया। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैस्मिन, लेमन, स्ट्रॉबेरी, तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, आप समझ गए होंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोसेस होता है, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे देखें इस डायग्राम में ग्राफ्टिंग की गई है, तो ध्यान दें, टू डिफरेंट प्लांट्स। देखो क्या है, ये जो नीचे है, नीचे वो एक प्लांट है, पहले से एक कोई प्लांट है, और ये जो स्टेम है हम दूसरी प्लांट के लेके आए। ये एक प्लांट के स्टेम है और ये हम दूसरे प्लांट के स्टेम लेके आए, और दोनों को यहां पे बहुत टाइटली हमने बांध दिया है आपस में। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये दोनों प्लांट जो ग्रो करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे उस रिजल्टेंट प्लांट में इसकी भी प्रॉपर्टी होती है और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट प्लांट हैज मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ प्लांट्स। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो कई बार इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें एक और बेटर प्लांट मिले जिसमें दोनों प्लांट्स की अच्छी प्रॉपर्टीज हों। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जैसे आपने मनी प्लांट लगाया, उसका स्टेम काट के लगाया, तो जब आपने लगाया उसको तब ऑलरेडी वो कुछ बड़ा था, अब वो धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, आपका प्लांट बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज करो आप ट्रेडिशनल तरीका यूज करते कि सॉइल में आपने एक सीड लगाया मनी प्लांट का, तो इस तरीके से क्या होगा, अब कुछ दिन बाद ये जो सीड है वो फूटेगा, उससे प्लांट छोटा सा निकलेगा, फिर वो छोटा सा प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, सो पता है कौन से प्रोसेस में आपको जल्दी बड़ा प्लांट मिलेगा? ऑब्वियसली इसमें। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये एडवांटेज होता है कि उससे प्लांट जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम सीड का यूज कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लिख सकते हैं एडवांटेज क्या है, प्लांट ग्रोज इन लेसर टाइम। सही बात है। दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज आप स्ट्रॉबेरी उगाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप सीड्स लोगे स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे, तो हर सीड से अलग अलग प्लांट निकलेगा। ठीक है, और वो जो अलग अलग प्लांट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी तो अलग होगी ही होगी। ठीक है, हो सकता है इन सब से जो स्ट्रॉबेरीज आए, ठीक है, उनका टेस्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर हो या कलर में थोड़ा थोड़ा अंतर। लेकिन आप अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे होगे, आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लांट होगा, उसी से आप दूसरा प्लांट बना रहे होगे। तो अब ये जो दूसरा प्लांट बनेगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले वाले प्लांट जैसे ही होंगी। तो इससे जो स्ट्रॉबेरी बनेगी उसका टेस्ट और कलर ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी के जैसा ही होगा। ठीक है, तो दूसरा एडवांटेज हमारा ये हो गया, न्यू ग्रोन प्लांट्स आर वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल प्लांट्स।